गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबको नमस्कार मेरा। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे आर्डर नंबर 101 जो पहले मैंने डिस्कस किया था एक वीडियो में। आर्डर नंबर 100, आर्डर नंबर 101, आर्डर नंबर 105 जो सब रिलेटेड हैं मालकी हक जो हम मिलेंगे रेफ्यूजीज़ को 1947 वालों को, 1971 वालों को, 1965 वालों को और वेस्टर्न पाकिस्तानी रेफ्यूजी को। उसी में आर्डर नंबर 101 जो है ये 2 अगस्त 2024 को आया है। तो ये आर्डर जो है वो स्टेट लैंड के ऊपर मालकी हक देगा, किनको देगा? रेफ्यूजीज़ को। लेकिन कौन से रेफ्यूजी? सिर्फ वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी। सिर्फ स्टेट बात है। आर्डर नंबर 101 जो है ये वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ के साथ डील करेगा और उनको उन वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ के साथ जिनको स्टेट लैंड अलाट हुई होगी। चलो आइए देखते हैं इस वीडियो को आगे। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, लास्ट टाइम भी मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, थोड़ा सा अपडेट करने वाला हूँ इस वीडियो को मैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट आर्डर नंबर 101 की। जो गवर्नमेंट आर्डर नंबर 101 तो गवर्नमेंट आर्डर नंबर 101 जो है जम्मू कश्मीर का, ये 2024 यानी कि 2024 2 अगस्त 2024 को ये आर्डर आया है। तो ये आर्डर जो है वो देगा, ये राइट देगा उन लोगों को, उन रिफ्यूजीज़ को जो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, वेस्ट पाकिस्तान डिस्प्लेस पर्सन जो हैं, जो रिफ्यूजी हैं, उनको सरकारी ज़मीन के ऊपर ये मालिकाना हक देगा। इस आर्डर में क्या है कि सबसे पहली बात, ये जो आर्डर सैंक्शन इसको मिली है आर्डर को मलकीती राइट देने के लिए, तो अब ठीक है, ये पेन काम नहीं कर रहा था। गवर्नमेंट आर्डर नंबर 254C जो है 254 लिखा हुआ है, लेकिन ये गवर्नमेंट आर्डर नंबर 254C है। ये है 7 जुलाई 1965 का, 7 जुलाई 1965 का आर्डर है। इसी की तर्ज के ऊपर ये जो 254C वाला आर्डर था, ये देता था पहले, मतलब 254C के आर्डर के तहत 1947 वाले रिफ्यूजी, ये नीचे देख लीजिएगा, 1947 वाले रिफ्यूजी, 1971 वाले रिफ्यूजी जिनको स्टेट लैंड उस समय अलाट हुई थी, उनको क्या देता था? ये मालकी के राइट, यानी कि ऑनरशिप राइट देता था। ये ऑनरशिप राइट्स देता था किनको? 1947 के रिफ्यूजीज़ को, 1971 के रिफ्यूजीज़ को। ठीक है, तो इसी की तर्ज के ऊपर अब जो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, जिनको कौन सी ज़मीन अलाट हुई होगी? स्टेट लैंड। जिनको स्टेट लैंड अलाट हुई होगी उनको आर्डर हमारा जो 101 है, 101 जो आर्डर हम पढ़ रहे हैं, इस ये ऊपर लिख रहा हूँ 101 आर्डर के तहत इन लोगों को भी क्या मिलेंगे? मालकी राइट मिलेंगे, मालकी हक मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे सिर्फ स्टेट लैंड के ऊपर। अगर उनको ज़मीन उसमें कस्टोडियल अलाट हुई होगी तो दूसरा आर्डर बाद में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आर्डर है वो आर्डर है 105। तो स्टेट लैंड के ऊपर अगर वो जिसको ज़मीन अलाट हुई होगी उसको पर्सनल कल्टीवेशन में होगी, उसकी पर्सनल कल्टीवेशन में होगी, यानी कि जाति कास्ट में होगी, तो उसको क्या मिलेंगे? मालकी राइट मिलेंगे। अब उसमें मालकी राइट मिलेंगे कितनी स्केल पे मिलेंगे, कितने एरिया के ऊपर मिल सकते हैं उसको? जितनी उसको ज़मीन अलाट हुई होगी, जितनी स्केल में उसको ज़मीन अलाट हुई होगी। कौन से आर्डर के तहत? 578C के तहत। अगर ये 578C आर्डर 1954 का आर्डर है, 1953 का, 7/5/1954 का आर्डर है, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया हुआ, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसमें कंडीशन क्या थी अलाटमेंट की? 200 वो उसके लिए 254C का भी वीडियो मेरा बना हुआ ऑलरेडी चैनल के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बंदा होगा एलिजिबल होगा, कौन बंदा किसको मालकी होगी, किसको ऑनरशिप के राइट मिलेंगे। उसके लिए देखिए, सबसे पहले ओरिजिनल कॉपी चाहिए रेवेन्यू रिकॉर्ड की, जहाँ पे उस जो अलाटी है, रिफ्यूजी है, उसको जो ज़मीन अलाट हुई है, कब अलाट हुई है, उसकी ओरिजिनल कापी
जहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री, वो जब अलाट हुई होगी तो उस समय रेड कलर की एक एंट्री पड़ी होगी, वहाँ से उसको उठाना पड़ेगा। वो एक रेवेन्यू की नकल चाहिए, यानी कि गिरदावरी की नकल वहाँ से चाहिए। यहाँ से वो पहली बारी रिफ्यूजी की एंट्री हुई होगी। अगर उसके पास अलाटमेंट ऑर्डर है तो ठीक है, अलाटमेंट ऑर्डर नहीं है तो वो वाली वहाँ से नकल चाहिए, यहाँ से उसको रेड कलर की एंट्री पड़ी होगी, मतलब फर्स्ट एंट्री। जहाँ उसने अगर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस ली हुई है, जो भी फाइनल असिस्टेंस मिली है, वो ऑर्डर तहत के नंबर इस ऑर्डर के तहत मिली हुई है 57 DMRRR 2018 का, ये 11/10/2018 का जो वन टाइम सेटलमेंट रिफ्यूजी को पैकेज मिला हुआ, उसकी अगर सीट है तो वो भी यहाँ पे चल जाएगी। अगर वो अलाटी जो है, जो ओरिजिनल डिस्प्लेस पर्सन, उस समय का जो रिफ्यूजी बंदा, मतलब यहाँ पे मैं रिफ्यूजी या डिस्प्लेस पर्सन सिर्फ उनको कह रहा हूँ जो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं इस सेक्टर के अंदर, अगर उसकी ओरिजिनल बंदे की डेथ होगी, जिसको जो उस समय जिसको ज़मीन अलाट हुई होगी, अगर उसको वो डेथ कर गया होगा तो उसके जो लीगल हायर्स होंगे, आगे जायज़ वारसान होंगे, जो भी उसके बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, वो हक रखेंगे किसका, प्रॉपर्टी राइट का। ठीक है, तो वो उसको जो प्रॉपर्टी राइट जाएंगे, उनके बच्चों को जो लीगल हायर्स को जाएंगे, वो जाएंगे हिंदू सक्सेशन, अगर हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट की तरफ से, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, या कोई और एक्ट जो भी एप्लीकेबल उनको होगा। तो अब इसकी जो गाइडलाइन है किस तरीके से अप्लाई करेगा, उसके लिए हम देखते हैं। नंबर 1, पहले तो वो जो एप्लीकेंट है वो एक एप्लीकेशन देगा कंसर्न तहसीलदार को। ठीक, कंसर्न तहसीलदार को कापी एप्लीकेशन देगा, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो लगा के, वो डॉक्यूमेंट हम आगे देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, जैसे पहले बोला मैंने, पहले की कॉपी, फर्स्ट रिकॉर्ड की कॉपी, जो एप्लीकेशन देगा उसके साथ ये डॉक्यूमेंट लगे होने चाहिए। उसके बाद उसके अगर बंदे की ओरिजिनल डिस्प्लेस पर्सन जो है उसकी डेथ हो गई है, वो पूरा मर गया हुआ है, तो उसकी मौत हो गई है जो डिस्प्लेस पर्सन था उस समय का, तो उनके लीगल हायर्स अप्लाई करेंगे, वो एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, तो उनकी वो जो ज़मीन जो है, जिस ज़मीन को के ऊपर मालिकाना हक चाहिए, तो ऑनरशिप के, जिस ज़मीन के ऊपर ऑनरशिप राइट चाहिए, वो उनकी जाति कास्ट, यानी कि खुद कास्ट में होनी चाहिए, किसी थर्ड पर्सन को सबलेट नहीं की होनी चाहिए, किसी और को बेची नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ इसमें मैंडेटरी है। तो कंडीशन यही है कि अगर बंदा अलाइव है, वो बंदा जिसको शुरू में अलाट हुई ज़मीन, जो रिफ्यूजी ओरिजिनल डीपी है, वो अगर अवेलेबल है तो वो अप्लाई करेगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो उसके सारे जो लीगल हायर्स, उसके जो जायज़ वारसान है, वो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एफिडेविट लगेगा एक, इसके साथ एफिडेविट होगा, अगर डिसेबल्ड पर्सन खुद जिंदा है तो खुद देगा, नहीं तो अपने, अगर खुद जिंदा है तो वो खुद देगा एफिडेविट, अगर नहीं है तो उसके जो लीगल हायर्स हैं वो देंगे। और उसमें यह लिखा होगा कि हमने हमने किसी तरीके की कोका इतराई ज़मीन, कोई गवर्नमेंट लैंड, कोई स्टेट लैंड हमने एनक्रोच नहीं की हुई है। और अगर लीगल हायर्स दे रहे हैं तो वो ये भी मेंशन करेंगे कि हमने कोई भी लीगल हायर्स जो है वो छोड़ा नहीं है, किसी को हमने रहने नहीं दिया हुआ है। जो सब लीगल हायर जायज बनते हैं वो सब अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस एफिडेविट में ये होगा, ओरिजिनल लाठी होगा तो वो देगा कि ज़मीन मैंने कोई कहा चराई ज़मीन, कोई गवर्नमेंट लैंड, कोई स्टेट लैंड हमने किसी तरीके से इनक्रोच नहीं की है, हमने कोई कब्ज़ा नाजायज़ नहीं किया हुआ है। और जो ओरिजिनल, ठीक है, और अगर लीगल हायर्स हैं तो वो ये भी लिख के देंगे कि हमने किसी भी लीगल हायर्स को छोड़ा नहीं है। इन केस ओरिजिनल डीपी की डेथ हो गई हो, तो ये ऑलरेडी बता दिया मैंने, तो उसके राइट जो है वो चले जाएंगे किसको, उसके ऑल लीगल हायर्स को, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसके जो सारे राइट्स हैं वो किसको जाएंगे, मलकीती किसको, मालिकाना हक उसके किसको मिलेगा, उसके जायज़ वारसान जो भी होंगे, जितने भी बच्चे होंगे। ठीक है, उसके बाद की इसमें क्या है कि फैमिली में कौन कौन आएगा, जो लीगल हायर्स है उसमें कौन कौन आएगा, उसके लिए कैबिनेट ऑर्डर 578C मैंने ऑलरेडी बोला आपको, वो लिंक में दे दूंगा। तो एरिया कितना है वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, कैबिनेट एरिया जो भी उसको प्रिस्क्राइब्ड जो उसको मिला होगा उस समय का, वो 578C के अकॉर्डिंगली मिला हुआ, तबका अलाट हुआ है कुंभा के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, तो ये वहाँ से मिल जाएगा आपको। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है कि बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है, ये नंबर 4 पॉइंट है, बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है, जहाँ उसके लीगल हायर्स जो हैं, उन्होंने किसी भी तरीके से ज़मीन को सबलेट नहीं की होना चाहिए, किसी को सबलेट नहीं की होना चाहिए,
थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, यानी कि किसी को ज़मीन बेची नहीं होनी चाहिए, किसी को दी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई तीसरा बंदा बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो उस केस में इसको राइट नहीं मिलेंगे, सिर्फ उस ज़मीन के ऊपर जिसको बेचा होगा, जितनी बेची होगी। हालांकि ये सेक्ट में प्रॉपरली क्लैरिफाइड नहीं गया है कि कितनी ज़मीन के ऊपर, लेकिन होगा ऐसा ही। तो देर कन्वर्टर, अगर उसने कोई ज़मीन ऐसी जो कन्वर्ट कर दी हो किसी उसके लिए कमर्शियल पर्पज़ के लिए, उसके ऊपर भी उसको राइट नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर उसने थोड़ी ज़मीन कन्वर्ट की है अपने रेजिडेंशियल घर मकान बनाने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर राइट मिल जाएंगे। जहाँ उसने किसी एग्रीकल्चर के रिलेटेड किसी काऊ शेड वगैरह, पोल्ट्री शेड वगैरह बनाने के लिए, जहाँ चारा रखने के लिए, फोडर शेड बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए बनाया होगा तो उसके ऊपर भी उसको राइट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर बेची होगी, थर्ड पार्टी आएगी, तीसरा बंदा आएगा तो नहीं होगी। अगर अभी तक जिस तरह हमने देखा, इस समय ये पता चलता है कि जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, जहाँ उसके जो जायज़ बारसन हैं, उनको सिर्फ उनको ज़मीन के हकूक़ मिलेंगे जिन लोगों ने आगे किसी को बेची नहीं होगी, कोई सबलेट नहीं की होगी, जहाँ किसी तरीके से उसको कन्वर्जन में ना लाया हो, कमर्शियल कन्वर्जन में ना लाया हो, तब्दील उसकी हैसियत चेंज ना की हो। हाँ, अगर उसने हैसियत चेंज की है एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड, कोई उसने डेयरी फार्म बनाया है, कोई उसने पोल्ट्री फार्म बनाया है, जहाँ उसने कोई चारे के लिए कोई शेड बनाया है, तो उसके ऊपर अलाट उसको मतलब मलकीती राइट मिल जाएंगे, उसमें एग्जम्पशन नहीं है। अगर उसने रहने के लिए घर बनाया तो उसके ऊपर भी उसको गवर्नमेंट क्या है ये मलकीती आर्डर दे देगी, मतलब मलकीती राइट दे देगी। ठीक है, तो अगर उसने सबलेट की है उस केस में नहीं मिलेगी। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपलिटी में अगर उसको ज़मीन कहीं अलाट हुई है तो भी उसको राइट नहीं मिलेंगे। तो चलो देखते हैं आगे। तो अगर उसने, जैसे बात कर रहे थे, अगर उसने सबलेट की होगी, किसी को बेची होगी, तो उस केस में उसको राइट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर किसी आदमी को ज़मीन जो है वो अलाट हुई होगी कहाँ पे, म्यूनसिपल एरिया में, ये नीचे पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, म्यूनसिपल एरिया में, कारपोरेशन की कमेटी में, म्यूनसिपल कमेटी में, तो उसके ऊपर भी राइट नहीं मिलेंगे किसी भी कंडीशन में। ठीक है, चौथा और पांचवा पॉइंट ये कहता है कि अगर ज़मीन बेची है तो किसी थर्ड बंदे को दे दिया तो उसके ऊपर राइट नहीं मिलेंगे, उसके ऊपर मलकीती उसकी मालिकी नहीं होगी। अगर उसने कन्वर्ट कर लिया है अदर दैन एग्रीकल्चर पर्पस, अगर उसने ज़मीन से एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए कन्वर्ट की है तो उसके ऊपर राइट मिल जाएंगे। और अगर एग्रीकल्चर के अलावा किसी और चीज़ के लिए ज़मीन को उसने कन्वर्ट किया है तो उसके ऊपर उसको राइट नहीं मिलेंगे। हालांकि इसमें है कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, अगर मकान के लिए उसने ज़मीन को कन्वर्ट किया, मकान बनाया, तो उसके ऊपर उसको राइट मिल जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 6 है, कहता है कि अगर किसी रिफ्यूजी ने किसी लैंड के ऊपर फौर्ज तरीके से अलाटमेंट कराई है, कि कहीं वेरीफाई हो जाता है कि उसके डॉक्यूमेंट गलत हैं, तो उसको उस केस में कोई भी मालिकी हक नहीं मिलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के जो एप्लीकेशन है वो तहसीलदार कंसर्न के पास जाएगी। तहसीलदार साहब जो उस एरिया के होंगे वो हर एक केस को लेके एप्लीकेशन को रिसीव करके उनको कंप्लीट करेंगे। जो भी कमी होगी डॉक्यूमेंट्स की वो एप्लीकेंट से ले करके कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद जब एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है विद अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स, तो वो फॉरवर्ड करेंगे, तहसीलदार साहब फॉरवर्ड करेंगे ACR को, जहाँ कंसर्न SDM साहब को, ACR साहब को, जहाँ कंसर्न SDM साहब को। डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, उसी हिसाब से कहीं पे ACR होंगे तो कहीं पे SDM साहब होंगे। अगर तहसीलदार जो है वो उस तहसील का है, डिस्ट्रिक्ट के नाम, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो मेन तहसील होती है वहाँ पे ACR होते हैं, और बाकी अदरवाइज सब डिवीज़न, सब कुछ सब डिवीज़न में आ जाते हैं। तो जो तहसीलदार डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ACR होगा अकॉर्डिंग टू यूडिक्शन, तो वो ACR के पास एप्लीकेशन देंगे, और जो अंडर सब डिवीज़न के होंगे तो वो सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट को देंगे। ACR जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, ACR जहाँ SDM, ये केस को एग्जामाइन करने के बाद, एप्लीकेशंस को देखने के बाद, चेक करने के बाद क्या करेंगे, अगर उनको लगा कि एप्लीकेशन ठीक है, रिकमेंड है, तो फिर वो अप्रूवल लेंगे डिप्टी कमिश्नर से। ACR जहाँ SDM जो है SDM, ये फाइल चेक करने के बाद डिप्टी कमिश्नर वर्दी डिप्टी कमिश्नर से क्या लेंगे, अप्रूवल लेंगे। अप्रूवल लेने के बाद
ये फिर तहसीलदार कंसर्न को द्वारा क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे म्यूटेशन करने के लिए कि इस बंदे का इंतकाल का ऑर्डर पास कर दो। अब जब इंतकाल का ऑर्डर पास होगा वो होता है स्टैंडिंग ऑर्डर 23A। स्टैंडिंग ऑर्डर 23A जो है ये डील ही करता है ऑर्डर किसके साथ है, म्यूटेशंस के साथ। जितने भी तरह के म्यूटेशंस होते हैं वो सारे इसी ऑर्डर में आते हैं, ठीक है, 23A में। तो एप्लीकेशन तहसीलदार साहब रिसीव करेंगे, तहसीलदार साहब रिसीव करके उसको कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद ACR साहब को देंगे या SDM को देंगे वेरिफिकेशन के लिए, चेकिंग के लिए। फिर अगर उनको लगता है ठीक तो वो डिप्टी कमिश्नर से अप्रूवल ले करके, प्रायर अप्रूवल लेके तहसीलदार को ऑर्डर करेंगे म्यूटेशन करने का, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट, फिर डिप्टी कमिश्नर जो है, कंसर्न जो है, इनका काम क्या रहेगा इसमें, इस एक्ट के मुताबिक 101 ऑर्डर के मुताबिक ये मंथली प्रोग्रेस चेक करेंगे, ठीक है। मंथली प्रोग्रेस चेक करेंगे कि क्या तहसीलदार जो हैं, SDM जो है, ACR जो है, ये कैंप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। मंथली कैंप लगाएंगे उन एरिया में यहाँ पे वेस्टर्न पाकिस्तानी डिस्प्लेस पर्सन रहते हैं, जहाँ पे वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी रहते हैं, जिनके पास ज़मीन है, वहाँ पे उस एरिया में ये वीकली क्या लगाएंगे, मंथली या वीकली कैंप लगाएंगे। इनको ये कैंप लगवाने के लिए इंश्योर करेंगे डिप्टी कमिश्नर। कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट जो है, कोई भी एलिजिबल केस जो है वो रहन नहीं जाना चाहिए, इसको भी कौन करेंगे, इंश्योर कराएंगे डिप्टी कमिश्नर। और डिप्टी कमिश्नर जो है मंथली इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो किसको देंगे, डिविजनल कमिश्नर या फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू को, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर का काम जो है इस सेक्टर में ये है कि तहसीलदार, SDM, ACR को इनको वीकली कैंप्स लगवाने के लिए ये उनको इंश्योर करेंगे, लगवाएंगे। और कोई भी केस ऐसा छूटना नहीं चाहिए, ये भी वो देखेंगे। और मंथली जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे किनको, डिविजनल कमिश्नर और फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू को। उसके बाद फाइनेंशियल कमिश्नर जो है, अगर इस एक्ट में, इस ऑर्डर में कहीं पे कोई चेंज, कहीं बदलाव, कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, कहीं पे उनको लगता है कि इसको कहीं चेंज करने की ज़रूरत है या कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो क्लैरिफिकेशन जो है, क्लैरिफिकेशन का गाइडलाइन फ्यूचर में वो इशू करेंगे, कौन करेंगे, वो करेंगे फाइनेंशियल कमिश्नर। तो फाइनेंशियल कमिश्नर इस ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाई या अकॉर्डिंगली चेंज या अमेंड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपको अच्छा लगा होगा, तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। टेकी रमन के नाम से मेरा चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। वीडियो में इतना ही। हमने 101 जो ऑर्डर है उसको पढ़ा। तो अगले वीडियो में मैं बात करूंगा ऑर्डर नंबर 105 की, जिसमें कस्टोडियल लैंड के ऊपर, EP लैंड के ऊपर, या वैक्यू प्रॉपर्टी के ऊपर, महाजरीन राजीन भी बोलते हैं उसको, मदरूका ज़मीन भी बोलते हैं, उसके ऊपर 1947 वाले को मालिकी राइट मिलेंगे, उसके ऊपर 1965 वालों को मालिकी राइट मिलेंगे, उसके ऊपर 1971 वालों को मालिकी राइट मिलेंगे, और उसके ऊपर वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो हैं उनको भी मालिकी राइट मिलेंगे। तो अगले वीडियो में देखेंगे उसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।